नमस्कार। आपको एक बात पता होगा कि कभी भी कुछ भी पूर्ण रूप से ना बुरा होता है, ना ही अच्छा होता है। उसकी मात्रा बस कम या ज़्यादा हो जाती है। जैसे आपके कुछ मित्र होंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, लेकिन उन्हीं मित्रों के कारण कभी-कभी आपको दुखी भी होना पड़ता है। ऐसे ही आपके कुछ शत्रु भी होंगे, जिनसे आपको अधिकतर दुख होता होगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता होगा कि उन्हीं शत्रुओं के कारण से आपको लाभ भी हुआ हो। ऐसे ही ग्रहों के साथ भी है। कभी भी ग्रह ना पूर्ण रूप से शुभ ही होते हैं किसी के लिए और ना ही पूर्ण रूप से अशुभ ही होते हैं। हो सकता है कि कई बार लगे कि ग्रह तो छठे भाव में, आठवें भाव में या फिर तीसरे या फिर 12वें भाव में बैठ गया है तो खराब ही होगा। ऐसा नहीं है। कई बार छठे घर में बैठा ग्रह आपसे इतना संघर्ष करवा देता है कि आप परफेक्ट हो जाते हो। इसके बाद अब आपको जब लाभ मिलना शुरू होगा तो आजीवन मिलता ही रहेगा। ऐसे ही कुछ योगों को हम समझते हैं, जो कि सामान्य रूप से जब हम देखेंगे तो ये ग्रह हमें बुरे परिणाम देने वाले दिखेंगे, लेकिन असल में ये ग्रह शुभ फल देते हैं। अब पहले हम बृहस्पति को समझते हैं। तो जब बृहस्पति तीसरे और 12वें भाव का स्वामी हो या फिर 8वें भाव का स्वामी हो या 8वें भाव में बैठा हो, तो ये बृहस्पति योग कारक होगा। अब जो भी भाव हमने बताया है ये सभी भाव बुरे भाव हैं, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति होने पर बृहस्पति का शुभ फल मिलेगा। शुक्र यदि छठे भाव में है तो ये शुभ फल देता है। राहु यदि चौथे भाव में है, 7वें भाव में है, 9वें, 11वें या फिर 10वें भाव में बैठा है, तो ये भी बहुत धन देने वाला होता है। ऐसे ही केतु अगर तीसरे भाव में है तो ये भी अच्छा फल देता है। चंद्रमा अगर अपने उच्च राशि में, अपनी राशि में या फिर मित्र की राशि में है और सूर्य से दूर है, अंश में बली है, बृहस्पति या शुक्र से देखा जा रहा है और साथ में चौथे, 7वें, 9वें या फिर 10वें भाव में से किसी भी एक भाव में बैठा है और मंगल शनि से दूसरे या फिर 10वें भाव में हो, यानी जहां पर मंगल शनि हो उस भाव से दूसरे या फिर दसम में चंद्रमा हो या 10वें भाव में हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो और सूर्य से दूर और अंश में बलवान हो, तो जो ये चंद्रमा है ये काफी धन देने वाले होते हैं। इस चंद्रमा के कारण धन और समाज में सम्मान मिलता है। यदि चंद्रमा लग्न में है और बलवान है तो भी ये धन लाभ कराते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि शुक्र के छठे भाव में होने से शुभ फल मिलता है। ऐसे ही शुक्र के 12वें भाव में होना भी अच्छा होता है। शुक्र छठे स्थान में होने से शुभ फल इसलिए देते हैं क्योंकि शुक्र लग्जरियस लाइफ के कारक हैं। शुक्र के कारण ही हमें भौतिक चीजें मिलती हैं, जैसे गाड़ी, बंगला, नाम वगैरह। जो भी भोग विलास की चीजें हैं वो शुक्र के कारण ही मिलती हैं। 12वां भाव भोग का भाव है, इस पर शुक्र की दृष्टि जाएगी। अब दो भोग की चीजें एक दूसरे से मिल करके सादृश्य सिद्धांत के अनुसार भोग के साधन जातक के लिए उपलब्ध कराएंगे। 12वें शुक्र के होने से भी ऐसी ही परिस्थिति बनती है। केतु तीसरे भाव में होने से शुभ फल देगा। कारण है कि तीसरा भाव शौर्य का भाव है। यहाँ पर केतु के होने से व्यक्ति के शौर्य में वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी। हिटलर की कुंडली में केतु तीसरे भाव में था, जो इसको पराक्रमी बनाता है। कुजवत केतु कहा गया है, मतलब कि जैसा मंगल है वैसा ही केतु है। मंगल सेनापति है, मंगल व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है, ऐसे ही केतु भी है। राहु के नवम भाव में होने से भाग्य में वृद्धि होती है। गुरु भी जब 8वें भाव में होगा तो धन और सुख में वृद्धि कराएगा। बृहस्पति जब भी अष्टमेश होगा तो साथ में या तो पंचमेश होगा या फिर 11वें भाव का भी स्वामी होगा। ऐसे में गुरु के कारण धन लाभ की स्थिति बनेगी। एक सूत्र है जिसमें कहा गया है कि चंद्रमा जिस भाव से छठे भाव में होगा उस भाव की हानि होगी या उस भाव का नाश हो जाएगा। जैसे यदि चंद्रमा 8वें भाव में है तो तीसरे भाव से छठे भाव में है। अब ऐसे में जो छोटे भाई बहन हैं या पराक्रम शौर्य की बात हो, इनमें ये चंद्रमा कमी लाते हैं। छोटे भाई बहन को कष्ट होता है। ऐसे ही इसे और बेहतर से समझते हैं तो यदि शुक्र सप्तम भाव में है और चंद्रमा 12वें भाव में है, तो शुक्र से और सप्तम भाव से छठे हो गए चंद्रमा, और ये पुरुष की कुंडली है, तो इस व्यक्ति को पत्नी का साथ बहुत ज्यादा दिन तक नहीं मिल पाएगा। यदि यही चंद्रमा दशम भाव में है तो धन और सुख तो देगा लेकिन संतान से कष्ट होगा। कारण है कि चंद्रमा पंचम भाव से छठे भाव में है। एक और नियम है कि शास्त्रों में कहा गया है कि यदि किसी भाव का स्वामी छठे, 8वें या फिर 12वें भाव में हो या अपनी नीच राशि या फिर शत्रु की राशि में हो या सूर्य से अस्त हो और शुभ ग्रहों के साथ ना हो
या शुभ ग्रहों की दृष्टि इस ग्रह पर ना हो, अपने शत्रु ग्रह के साथ में हो या शत्रु की दृष्टि हो इस ग्रह पर, तो ये जो ग्रह है जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव का नाश हो जाएगा। यदि लग्न का स्वामी है तो शरीर कमजोर होगा, बीमारियां बार बार घेरेंगी। पंचम का स्वामी होगा तो ज्ञान, बुद्धि, संतान की प्राप्ति में बहुत बड़ी समस्या आएगी। यदि नवम का स्वामी होगा तो भाग्य और धर्म का साथ नहीं मिलेगा। लेकिन छठे भाव के, आठवें भाव के या फिर 12वें भाव का स्वामी होगा और ऐसी स्थिति होगी तो ये तीनों में से किसी भाव का नाश होगा। अब ये घर तो अशुभ है और अशुभ फल को देने वाले हैं। ऐसे में इन भावों के नाश होने का अर्थ है कि शुभ फल मिलेगा। जैसे छठे भाव से ऋण, रोग, शत्रु का विचार किया जाता है। अब इन चीजों का नाश होने का अर्थ है कि शत्रु का नाश, बीमारियों का नाश, कर्ज का नाश होगा। ये तो अच्छा ही है ना। एक और सूत्र है जो कहता है कि जिस भाव का स्वामी त्रिकोण भाव में, केंद्र में या तीसरे 11वें भाव में हो और जिस राशि में या फिर जिस नवांश में ये ग्रह बैठा हो, यदि ये उसकी अपनी राशि है या फिर मित्र की राशि है या फिर शुभ ग्रहों के साथ है या शुभ ग्रहों से देखा जा रहा है, और जिस केंद्र, त्रिकोण या फिर तीसरे 11वें भाव में ये बैठा हुआ है उसका स्वामी भी है, यदि उच्च का है तो ये ग्रह आपको बहुत ज्यादा धन दिलाता है। अब प्रश्न है कि यदि ये योग किसी की कुंडली में है तो इसका लाभ कब मिलेगा, यानी कि जो भी हमने अभी बताया है जितने भी योगों को, इसका लाभ कब मिलेगा। तो इन योगों का लाभ इन ग्रहों की महादशा या फिर अंतरदशा में प्राप्त होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए। जानकारी कैसी लगी हो कमेंट में बताइए, या फिर यदि कोई प्रश्न हो वो भी कमेंट में आप पूछिए। चैनल पर नए हैं तो इसके सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।